आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आप सभी को पता है सेक्शन ए हम कवर कर चुके हैं हिस्ट्री का, और क्लास 12 315 उसका कोड है, और ये हमारा सेक्शन बी की वीडियो रहने वाली है। सो अगर आपने अभी तक सेक्शन ए की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए सेक्शन ए की, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए ये पूरा हिस्ट्री का पेपर। सो यहाँ हम इस वीडियो में हम मैप भी कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। सेक्शन बी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन ए में हमने सारे के सारे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली थी। तो सेक्शन बी आपका 36 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। यानी प्रारंभिक वैदिक आर्यों की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां उत्तर वैदिक काल की गतिविधियों से किस प्रकार भिन्न थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। मतलब जो आपके अर्ली वैदिक पीरियड की, यानी जो पहले के समय के वैदिक काल के आर्यन थे, वो किस तरीके की आर्थिक गतिविधियां करते थे, और जो बाद में आर्यन आए वो किस तरीके की करते थे, ठीक है। तो अर्ली वैदिक की बात करें तो इकोनॉमी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन पेस्ट्रोलिज्म, यानी कि उस समय पे जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से पशुपालन पर या फिर आप कहते हैं पशुओं के पालन पर ज्यादातर निर्भर थी। और इसके अलावा आर्यंस जो थे वो एक सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जी रहे थे, एक अर्ध घुमंतु जीवन शैली। घुमंतु जीवन शैली आप सभी को पता होगी, जो एक जगह पर नहीं टिकते हैं और जगह जगह घूमकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये अर्ध घुमंतु जीवन शैली जीते थे, जैसे गाय जैसे पशुओं का पालन उनकी अर्थव्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा ये बनते थे। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये इनकी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई अग्रेरियन सिस्टम की तरफ। मतलब अब ये लोग एक घुमंतु जीवन शैली को छोड़कर एक कृषि की तरफ आ गए, कृषि का विस्तार यहाँ पर हुआ। इसके बाद इन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर पर फोकस किया, यानी स्थिर कृषि पर लग गए ये। पहले घुमंतु जीवन शैली में ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर पहले एक जगह पर ये टिके, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी जो भी चीजें थी, जैसे जो भी इनको खाने के लिए उगाना था उस समय पे, जहाँ पर भी ये रह रहे थे उस समय पे, वहां पर उन्होंने खाने के लिए उगाया। उसके बाद वो क्या करते थे, वहां पर वो उगाकर उनको काट कर फसलों को, जितने भी दिन वो यहाँ रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ जंगलों में यहाँ आग लगा देते थे। आग लगाते इसलिए थे क्योंकि बाद में जब यहाँ वापस आए तो यहाँ पर इनको जो मिट्टी है वो उपजाऊ मिले, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरी जगह जाते, वहां भी ऐसे ही करते, वहां पे भी इसी तरीके से ये लोग क्या करते थे कि कृषि कर लेते थे। मतलब एक स्थिर कृषि नहीं थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, लेटर वैदिक पीरियड आया, तो इनको स्थिर कृषि का पता चला। ये जौ, गेहूं, चावल ऐसी फसलों की शुरुआत इन्होंने कर दी। इसके अलावा इन्होंने आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया, मतलब लोहे के औजारों का उपयोग इन्होंने कृषि को बढ़ावा देने में किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एग्जामिन एनी 2 मार्केट रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के किन्हीं 2 बाजार नियमों की हमें परख करनी है। अच्छा मुझे बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी कब आया था। हाँ, उसका शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कब से था, कब तक था ये आप मुझे बताओगे। 1296 से उसका शासनकाल शुरू हुआ था। 1296 से अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल शुरू हुआ था। इसने बाजार में कई तरीके से जो है नियम बदले थे। किस तरीके से इन्होंने नियम बदले, क्या चीजें करी थी, ये देख लो। प्राइस कंट्रोल ऑन गुड्स, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सबसे बड़ा रेगुलेशन लेकर आया था, ये सबसे बड़ा इसने जो चीज की थी वो थी सामान की कीमतों पर नियंत्रण। पहले क्या होता था अलाउद्दीन खिलजी से पहले, कि कोई चीज फिक्स नहीं थी, फिक्स प्राइस नहीं था किसी चीज का। लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों में कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। उन्होंने जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी, जैसे अनाज, कपड़ा या कोई भी अन्य वस्तुओं जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, उसको उसने नियंत्रित करके मूल्य नियंत्रक जैसे नियुक्त किए, ताकि व्यापारी कीमतों का दुरुपयोग ना कर सके, जो पहले होता था, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग थे जो कि एक्सप्लॉइट होते थे ट्रेडर्स के द्वारा, वो चीज इसने खत्म कर दी थी। सेकंड चीज जो इसने की थी वो थी रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी तोल और माप की निगरानी रखना। खिलजी ने एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये लेके आया था कि वेट और मेजर्स हो, मतलब तोल और माप पर कड़ी निगरानी रहे। उन्होंने व्यापार में मानकीकृत तोल का प्रयोग अनिवार्य किया, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स कर दिया।
मतलब धोखाधड़ी ना हो, जो भी चीजें खरीद रहे हैं। पहले क्या होता था, खिलजी से पहले, अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी तरीके से वो कोई भी वेट रख लेते थे जो व्यापारी थे, ठीक है, और उससे जो खरीदने वाले हैं उनको उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती थी। व्यापारियों की नियमित जांच की जाती थी ताकि तोल में गड़बड़ी या धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया हुआ है, पेपर में नहीं करना है, मैं करवा रही हूँ। एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय रजिया सुल्तान ड्यूरिंग हर रीन। रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान उसके सामने आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां थी, ये आपको बताना है 2 नंबर के लिए। तो रजिया सुल्तान, सबसे पहले तो उसको जेंडर बायस का सामना करना पड़ा, मतलब लिंग भेदभाव का, क्योंकि वो एक पहली महिला सुल्तान थी, अब पहली महिला जो थी जो सुल्तान की गद्दी पर थी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान फेस सिग्निफिकेंट जेंडर बायस एज अ फीमेल रूलर, यानी कि रजिया सुल्तान को एक औरत होकर, मतलब महिला शासक के रूप में बहुत ज्यादा गंभीर लिंग भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैनी ऑफ नोबल्स एंड मिलिट्री लीडर्स वर reluctant to accept her as legitimate ruler as they believed that a woman should not rule over men। यानी कई जागीरदार और सैन्य नेताओं ने उसे वैध शासक के रूप में स्वीकार करने से संकोच किया, क्योंकि उसका उनका मानना था कि महिला पुरुषों पर शासन नहीं करती है। इसके कारण उन्हें नवाबों के हिस्से में लगातार विरोध का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड, रेबिलियंस एंड मिलिट्री चैलेंज, मतलब विद्रोह और सैन्य चुनौतियां आई। रजिया जो थी उन्होंने कई सारे रेबिलियंस, मतलब विद्रोह का और सैन्य चुनौतियों का भी सामना किया। उन्हें अपने ही नवाब और परिवार के सदस्यों से विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज ने सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की। अपनी नवाबों और सैन्य पर काबू न पाने के कारण अंततः उनका शासन भी समाप्त हो गया, ठीक है। उनका एक स्टेप ब्रदर था रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि चाहता था गद्दी पर, थ्रोन पर बैठना, और इस वजह से उसने कई बार उसके जो है उसके ऊपर एक तरीके से हमले भी करवाए, और लास्ट में क्या हुआ, उसका जो अल्टीमेटली उसका जो डाउनफॉल था रजिया सुल्तान के शासनकाल का, वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलिए 38th क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब ब्रिटिश जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बिफोर 1858, यानी 1858 से पहले ब्रिटिश न्यायिक संगठन का वर्णन करना है। ब्रिटिश न्यायिक संगठन पहले कैसा था 1858 से पहले? डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हुआ करते थे पहले, ठीक है, यानी न्यायालयों की दोहरी प्रणाली थी। 18 बिफोर 1858 इंडिया हैड अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ कोर्ट, यानी इससे पहले 1858 से पहले न्यायालयों की दोहरी प्रणाली हमारे भारत में थी। द ब्रिटिश सेट अप देयर ओन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स अलोंगसाइड द ट्रेडिशनल इंडियन कोर्ट्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी खुद की सिविल और आपराधिक न्यायालय स्थापित किए थे, जो पारंपरिक भारतीय न्यायालयों के साथ साथ थे। द ब्रिटिश कोर्ट्स वर फॉर द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स व्हाइल इंडियन कोर्ट्स वर फॉर द नेटिव पॉपुलेशन। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? वो लोग कहते थे कि जो ब्रिटिश न्यायालय है वो हमारे यूरोपीय और जो ब्रिटिश नागरिक हैं उनके लिए है, और जो तुम्हारा भारतीय न्यायालय है वो तुम्हारी स्थानीय जनता के लिए था, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत, ठीक है, जिला न्यायालय और सदा दीवानी अदालत। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड टू हैंडल सिविल केसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। जिला न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे वो क्यों थे? ताकि जो सिविल मामले थे उनको हर एक जिले में सुलझाने के लिए वो लगाए गए थे। द हाईएस्ट कोर्ट फॉर सिविल केसेस वाज द सदर दीवानी अदालत इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स, यानी सबसे उच्च न्यायालय उस समय पे सदर दीवानी अदालत था जो प्रमुख नगरों में था। फॉर क्रिमिनल केसेस द सदर निजामत अदालत वाज द हाईएस्ट कोर्ट। और अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो उस समय पे सबसे सर्वोच्च अदालत जो आपराधिक मामलों के लिए थी वो थी सदर निजामत अदालत। दीज कोर्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड प्लेड अ की रोल इन द जुडिशियल सिस्टम बिफोर 1858, यानी कि ये सभी जितनी भी अदालतें थी ये ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित होती थी, और उस समय पर न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है। इसी में और में दिया हुआ है, डिस्क्राइब द की फैक्टर्स लीडिंग टू द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत पर ब्रिटिश विजय के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब उस समय पर 18वीं शताब्दी में जो साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत पर अंग्रेजों की विजय कैसे हुई थी, वो जीते कैसे थे? सबसे पहले तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर,
मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन द अर्ली 18th सेंचुरी क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन इंडिया विच द ब्रिटिश वर एबल टू एक्सप्लॉइट। मतलब 18वीं शताब्दी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लग गया, अभी आपने देखा था किसकी वजह से, औरंगजेब की वजह से। उसने ज्यादा हैवी टैक्सेशन लगा दिया था, नॉन मुस्लिम्स पर उसने बहुत ज्यादा एक तरीके से भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। और कमजोर होने की वजह से भारत में शक्ति का खाली स्थान पैदा हो गया। मतलब उस समय पे कोई शक्तिशाली फिर राजा या साम्राज्य नहीं बचा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो अपनी बढ़ती शक्ति का इस्तेमाल करने लग गए। दिस अलाउड देम टू एक्सपैंड देयर influence especially in the southern region where they began to take controls of key territories। इसका फायदा ब्रिटिशों ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दक्षिणी भारत में विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने में लिया। इसके अलावा सेकंड चीज है इसमें फ्रेंच ब्रिटिश राइवलरी, यानी फ्रांसीसी ब्रिटिश प्रतिद्वंदिता। The competition between the British East India Company and the French East India Company played a significant role in the British conquest of South India। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच की प्रतिस्पर्धा भी ब्रिटिश जो यहाँ में ब्रिटिश विजय का बहुत बड़ा मुख्य कारण रही। कैसे, जो कार्नाटिक वॉर्स थी, द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन कार्नाटिक वॉर्स विच weakened French power in the region and gave British an upper hand in controlling South Indian territories। यानी कार्नाटिक युद्ध जब ब्रिटिशर्स ने जीता तो वहां पर वो लोग, फ्रांसीसी शक्ति कम हो गई और ब्रिटिशर्स जो थे वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर गए। ठीक है। अब 39 क्वेश्चन, मेंशन एनी टू एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय से जुड़े किन्हीं दो पहलुओं का उल्लेख आपको करना है। तो देख लो, सबसे पहला पहलू था स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन। वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी वाज द स्वदेशी मूवमेंट, यानी 19वीं सदी में जब भारत में आर्थिक राष्ट्रीयता का उदय हुआ, मतलब लोगों में ये आया कि हमें अपने राष्ट्र को लेके कुछ करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहला पहलू आया स्वदेशी आंदोलन का, जिसमें ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, है ना। बॉयकॉट हुआ किस चीज का, ब्रिटिश गुड्स का, और इंडियन मेड गुड्स का प्रमोशन हुआ इसमें। ठीक है। दिस मूवमेंट एम्ड एट रिवाइविंग इंडियन इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स। इस आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, जो भारतीय उद्योग हैं उनको दोबारा से जीवित करना और जो ब्रिटिश आयात है उस पर निर्भरता कम करना। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योगों की स्थापना। द राइज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म लेड टू द स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन टेक्सटाइल, स्टील एंड जूट। आर्थिक राष्ट्रीयता के उदय के साथ भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई, खासकर वस्त्र, इस्पात और जूट के उद्योगों में। टाटा आयरन और स्टील कंपनी जैसी कंपनियों की स्थापना 1907 में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी नियंत्रण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तो जो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को है, वो 1907 में ये लगा दी गई ताकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बढ़ सके, वो मजबूत हो सके, और जो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उस पर भी फॉरेन कंट्रोल को खत्म करा जा सके। मतलब हमारी इंडस्ट्रीज पे, सब चीजों पे जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने किस तरीके से अपना कंट्रोल कर रखा था ये आप सभी को पता है। तो वो कम करने के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी लगाई गई। चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर का है। एनालाइज हाउ द रशियन रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड अदर कंट्रीज। 2 पॉइंट्स लिखने हैं। रूसी क्रांति ने अन्य देशों को कैसे प्रभावित किया, विश्लेषण करते हुए बताना है आपको। तो रूसी क्रांति ने सबसे पहले तो ये इंस्पिरेशन बनी सोशलिस्ट मूवमेंट की, साम्यवादी आंदोलनों के लिए प्रेरणा बनी। रशियन रिवॉल्यूशन जो कब हुआ था, 1917 में। ये दुनिया भर के लिए साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित इसने किया। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स पूरे वर्ल्ड में इंस्पायर हुए इससे। मैनी कंट्रीज पर्टिकुलरली इन यूरोप सो द रिवॉल्यूशन एज प्रूफ दैट वर्किंग क्लास कुड ओवरथ्रो ओप्रेसिव रेजिम्स एंड स्टेबलाइज अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। मतलब
कई देश जिसमें कि खासकर यूरोप ने इस क्रांति में ये देखा कि जो श्रमिक वर्ग है वो अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंक सकता है और एक समाजवादी सरकार भी स्थापित कर सकता है। इट स्पार्क्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, हंगरी एंड फिनलैंड। इसने क्या किया, इसने जर्मनी, हंगरी और फिनलैंड जैसे देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों को जन्म भी दिया। इसके बाद सेकेंड चीज जो देखने को मिली, फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ से साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ। आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन कम्युनिस्ट पार्टीज वर स्टेबलाइज इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ लेटिन अमेरिका। यानी इसके बाद, इस क्रांति के बाद कई देशों में साम्यवादी पार्टियों का गठन हुआ, जैसे कि चीन, भारत और अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में। ठीक है। The Soviet model of governance led by Bolsheviks was adopted as a blueprint for their own movements, particularly after the establishment of the Com Comintern Third International to promote ग्लोबल रिवोल्यूशन। यानी कि सोवियत शासन मॉडल जिसे बोल्शेविकों ने अपनाया था, इन देशों के आंदोलनों के लिए एक रूपरेखा के रूप में अपनाया गया। मतलब एक साम्यवादी पार्टियों का किस तरह बनाना जो भी है वो रूस की क्रांति से ही हमें देखने को मिला। और इसमें खासकर कार्टन जैसे तीसरा इंटरनेशनल के गठन के बाद इसका उद्देश्य वैश्विक क्रांति को बढ़ावा देना था। ठीक है। इसी में और में दिया हुआ है, एनालाइज द मेन आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य परिणामों का विश्लेषण करना है, कि कोई भी दो बिंदु इसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसने नई कंट्रीज और बॉर्डर्स को जन्म दिया, नए देश और सीमाओं का निर्माण हुआ। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू कंट्रीज एंड चेंज ऑफ बॉर्डर्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ब्रोक अप लार्ज एम्पायर्स लाइक ऑस्ट्रो-हंगेरियन and Ottoman empires. New countries like Poland and Czechslo Czechsol Czech एक मिनट चेक्स्लोवाकिया, ठीक है, चेक्स्लोवाकिया वर फॉर्म्ड एंड मेनी बॉर्डर्स इन यूरोप वर रीड्रॉन। तो कई बार पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, विश्व युद्ध के बाद नए देशों का निर्माण हुआ और नई नई सीमाएं आई। ठीक है। वर्साई संधि के कारण, वर्साई संधि 1919 में हुई थी, उसके कारण क्या हुआ, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन और ओटोमन साम्राज्य है वो एक तरीके से खत्म हो गए और नई कंट्रीज जैसे पोलैंड और चेक्स्लोवाकिया बने और यूरोप की कई सीमाओं को फिर से तय किया गया। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था, आपका यूएसए, अमेरिका। आफ्टर द वॉर द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड टू ट्राई एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। यानी युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था कि भविष्य में युद्ध जो है वो ना हो। ठीक है। ये तो था वर्ल्ड वॉर वन के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कौन सा नेशन, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको आई थिंक पता भी होगा। यूएन की स्थापना की गई। ठीक है। 1948 में, जिसका उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना था। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जो शांति बनाए रखने की कोशिश करता था, हालांकि यह विश्व युद्ध सेकंड को रोकने में असफल रहा। ठीक है। इसीलिए विश्व युद्ध सेकंड के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। चलिए अब आपका आ जाता है ऑप्शनल मॉड्यूल 6A, जिसमें कि आपका 41 क्वेश्चन में चॉइस दी गई है, या तो आप ये वाला ऑप्शन मॉड्यूल 6B से करो या 6A से करो। तो हम दोनों करेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ चीफ्स इन गवर्नेंस ऑफ पालाज। यानी कि पालों के शासन में सरदारों की भूमिका आपको बतानी है। तो सरदारों की क्या भूमिका थी, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था उनका, प्रशासनिक भूमिका थी। द चीफ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाल एम्पायर। यानी कि पाल साम्राज्य में मुख्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने सरदारों ने निभाई थी। अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, कर वसूलना, टैक्स कलेक्ट करना, भूमि प्रबंधन के लिए वे जिम्मेदार थे। और पाल जो थे वो राजाओं के केंद्रीय शासन के तहत स्थानीय शासक के रूप में कार्य करते थे और अक्सर सैन्य कमांडर के रूप में भी कार्य करते थे।
सेकेंड पॉइंट है इसमें सपोर्ट टू द किंग, राजा का समर्थन। द चीफ्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर, यानी जो ये सरदार थे ना, ये साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बहुत जरूरी थे। क्यों? क्योंकि ये राजा को समर्थन देते थे, सपोर्ट देते थे राजा को, स्पेशली किसमें? मिलिट्री कैंपेन्स में, ठीक है, जितने भी सैन्य अभियान होते थे और जो भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना होता था, राजा क्या करते थे, जैसे ये पूरा का पूरा राजा का एक एरिया है, अगर उसको दूसरे वाले एरिया, ये मान लीजिए दूसरा एरिया किसी और राजा का है, मान लेते हैं कि उसको ये वाला एरिया घेरना है, तो सरदार उनको मदद करते थे। सरदारों के अलग अलग कबीले होते थे, तो पायल डायनेस्टी में ये जो एक मतलब एक तरीके से जो पाल वंश होता था ना, उसमें वो वफादारी के लिए विस्तृत क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाने रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। चलिए आगे बढ़ लें। ऑप्शन मॉड्यूल 6B में आपसे वही 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए गए गुफा चित्रों की कोई 2 विशिष्ट विशेषताएं आपको बतानी है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो केव पेंटिंग्स पाई गई हैं, उसमें यूज ऑफ नेचुरल कलर्स यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केव पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स का ज्यादातर इस्तेमाल होता था, जो कि मिनरल और प्लांट से मिलते थे, मतलब खनिज और पौधों से मिलते थे। इन रंगों का उपयोग जानवरों को बनाने में या मानव रूप को बनाने में, दैनिक जीवन की गतिविधियों को चित्रित करने के लिए किया जाता था। वही इंग्लिश में है, कलर्स ये इस्तेमाल होते थे एनिमल्स को बनाने में, ह्यूमन फिगर्स को, डेली लाइफ एक्टिविटीज को दिखाने में। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रारंभिक मनुष्य था, मतलब स्टार्टिंग का जो ह्यूमन था, उसमें कितनी ज्यादा कला थी, है ना, उसमें उसने किस तरीके से जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे उसके पास, उसको कितनी अच्छे तरीके से अपनी स्किल दिखाते हुए आर्ट का उपयोग उसने किया। नेक्स्ट है डेपिक्शन ऑफ डेली लाइफ एंड एनिमल्स। दैनिक जीवन और जानवरों का चित्रण हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की केव पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। इन्होंने इन पेंटिंग्स में ज्यादातर फोकस किया है एनिमल्स जैसे कि गेंडे, हाथी और बाघ पर, बाइसन, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स पर। और इसमें मानव गतिविधियों में हमें शिकार करते हुए मानव देखने को मिल जाते हैं, और नृत्य का चित्रण मतलब डांस करते हुए, हंटिंग एंड डांसिंग करते हुए ह्यूमन एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। ये पेंटिंग एक हंटर गैदरर कल्चर को भी दिखाती है, मतलब शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति को भी दिखाती है। और हम इन केव पेंटिंग से उस समय के भारत, उस समय की लाइफ कैसी थी उन लोगों की, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 42 क्वेश्चन, एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कोई भी, अब यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मराठा प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की परख करनी है। तो मराठा प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमें केंद्रीय प्रशासन देखने को मिलता है। मराठा प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें छत्रपति राजा सर्वोच्च पद पर था। ठीक है, जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत सेंट्रलाइज था, केंद्रीकृत था। सबसे सेंटर में, मतलब टॉप पे छत्रपति या किंग होता था। पेशवा, द पेशवा हु वाज द प्राइम मिनिस्टर, पेशवा जो था वो उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, और एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह भी एक्ट करता था। कुछ और की ऑफिसर्स थे जैसे माधव राव और सेना खास। ठीक है, तो ये क्रूशियल रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। वही सेम यहाँ लिखा हुआ है कि पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम करता था। माधव राव और जो सेना खास था वो प्रशासन और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अलावा राजस्व प्रणाली की बात करें, रेवेन्यू सिस्टम की बात करें, तो मराठा के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। लैंड जो थी वो प्राइमरी सोर्स थी रेवेन्यू का, और ये कलेक्ट होती थी थ्रू लोकल ऑफिशियल्स कॉल्ड पाटिल्स और देशमुख। यानी कि जो, अगर हम बात करें राजस्व प्रणाली की, तो एक सुव्यवस्थित, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, मराठों ने व्यवस्थित कर रखी थी राजस्व प्रणाली। सबसे पहले भूमि राजस्व, भूमि पे जो कर आता था वो उसका मुख्य स्रोत था जो स्थानीय अधिकारी थे, जिसमें पाटिल और देशमुख आते थे, उनसे वसूला जाता था। फिर उसके बाद अपना चौथ आता था 1/4 ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि 1/4 भाग जो था वो दिया जाता था, जो भी कमाता है रेवेन्यू जितना भी है। उसके बाद सरदेशमुखी एक 10% की लेवाई, मतलब
10% का कर दिया जाता था सर देशमुखी के द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण कर था, मतलब सॉरी इसका नाम है सर देशमुखी, ठीक है, जो मराठा शासकों द्वारा एकत्रित किया जाता था, जिससे राज्य को नियमित आय प्राप्त होती थी। ठीक है, ये सारे टैक्स जो थे ये एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम देते थे स्टेट को। इसके अलावा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मराठा मिलिट्री सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, मतलब विकेंद्रीकृत था, ये केंद्रीकृत नहीं था, विकेंद्रीकृत था। यह स्थानीय सरदार होते थे, यहाँ पर सैनिक के मजबूत नेटवर्क थे। और इसके अलावा मराठों की एक सुव्यवस्थित सेना थी, जिसमें कौन कौन थे? घुड़सवार सेना उनकी बहुत मजबूत कड़ी थी। बारगीर प्रणाली यानी कि भूमि आधारित सैन्य सेवा लागू थी, जिसमें सैनिकों को उनकी सैन्य सेवा के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। जैसे आज के समय पे कैसे हमें, जैसे जो आर्मी में होते हैं या जो सेंटर उसमें होते हैं, डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो उनको कैसे, सैनिकों को कैसे आज के समय पे पेंशन दी जाती है जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उस समय पे उस सोल्जर्स को जो है लैंड दी जाती थी, मतलब जमीन दी जाती थी जब वो मिलिट्री सर्विस पूरी कर लेते थे। ठीक है, अब आता है आपका 43 क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अकबर सॉट अलायंसेस विद राजपूत किंगडम्स। 3 नंबर का है, अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन क्यों करना चाहा था। ठीक है, तो ये आपको बताना है, स्पष्ट करना है। चलिए, सबसे पहले तो वो अपनी एम्पायर को स्ट्रेंथन करना चाहता था, मतलब साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था। अकबर चाहता था कि राजपूत राज्यों से इसलिए गठबंधन चाहता था ताकि वो अपने साम्राज्य को मजबूत कर सके। राजपूत उत्तरी और पश्चिमी भारत के शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे, और उनके साथ गठबंधन करके अकबर जो था वो विशाल क्षेत्रों पर अपना शासन मजबूत करना चाहता था। वो चाहता था, सैन्य समर्थन ने अकबर को विस्तारवादी अभियानों में मदद की और शासन को स्थिर किया। वही आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो नॉर्थर्न और वेस्टर्न इंडिया के राजपूत बहुत इन्फ्लुएंशियल रूलर्स थे। ठीक है, उनकी बहुत चलती थी वहां पर, तो अकबर चाहता था कि वो उनके साथ कंसोलिडेट कर सके ताकि उनकी जो वास्ट टेरिटरीज है उनका वो फायदा उठा सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी वो ये चाहता था कि राजपूत उसके साथ मिल जाए। राजनीतिक स्थिरता, राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके अकबर ने अपने साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की थी। जैसे जोधा अकबर के बारे में तो आप सभी को पता है, जोधा एक जो है राजपूती राजकुमारी थी। ठीक है, और उससे उसने विवाह किया था। क्यों किया था? ताकि वो अपने साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित कर सके, मतलब जो राजपूत थे वो उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, और एक तरीके से जो राजनीति है उसकी उसको प्रॉपर वहां की राजपूती राजनीति की भी समझ हो। यह रणनीति राजपूतों और मुगल साम्राज्य के बीच में विश्वास और निष्ठा की भावना उत्पन्न करने में सहायक हुई। राजपूत शासकों को मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए गए, जिससे अकबर के प्रति सहयोग और निष्ठा का माहौल बना रहा। ठीक है, इससे क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजपूत प्रिंसेसेस से अकबर ने शादियां मतलब मैरिजेस की, और उसके अलावा फिर क्या हुआ, इससे उनके बीच में एक सेंस ऑफ लॉयल्टी और ट्रस्ट बना राजपूत और मुगल के बीच में। और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भी, कई सारी इम्पॉर्टेंट पोजीशन राजपूत रूलर्स को दी गई अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उसके अलावा बात करें 3 नंबर पे, तो कल्चरल इंटीग्रेशन भी आता है। अकबर की पॉलिसी जो अलायंसेस मतलब सहायक संधियों की थी राजपूतों के साथ, ये कल्चरल इंटीग्रेशन यानी कि हिंदी में सांस्कृतिक एकीकरण की बात भी करती है। उनका गठबंधन एकीकरण भी था। ठीक है, राजपूत राजकुमारियों से विवाह करके अकबर ने मुगल और राजपूत संस्कृतियों के बीच एकता को बढ़ावा दिया था। इसने मुगल और राजपूत परंपराओं के मिश्रण को बढ़ावा दिया था, कि मुगल और राजपूत जो है उनकी परंपरा आपस में अदले बदले। ठीक है, जो एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण शासन के रूप में सामने आया, जो अकबर के एकीकृत साम्राज्य के दृष्टिकोण को हमें दिखाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि अकबर प्रमोट करना चाहता था यूनिटी बिटवीन मुगल एंड राजपूत कल्चर्स। इससे उनको हेल्प मिली ट्रेडिशन में ब्लेंड होने की, मुगल और राजपूत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 44th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। यानी कि 19वीं सदी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो राजा राम मोहन रॉय ने अबोलिशन ऑफ सती, 19वीं सदी में उन्होंने, क्या होता था उस समय पे, जो सती प्रथा थी, सती प्रथा में
अगर उसका पत्नी का पति मर जाता है तो पत्नी को भी उस पति के शव के साथ जलाने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। तो ये चीज राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ बहुत मेहनत की, उसको हटाने की कोशिश की और उसको हटाया भी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वर्कड हार्ड टू स्टॉप द क्रूअल प्रैक्टिस ऑफ सती। क्यों? जबकि विडोज जो होती थी, मतलब जो विधवाएं होती थी, उनको उनके हस्बैंड की बॉडीज के साथ जला दिया जाता था। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट इट, उन्होंने अपनी इसके खिलाफ आवाज उठाई और ड्यू टू हिट्स एफर्ट्स दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन सती इन 1829। ठीक है, ये याद रखना कब बैन किया था, 1829 को। उन्हीं के जो है उन्हीं के कारण, उन्हीं की कोशिशों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा को जो है बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने ये मानते थे कि एजुकेशन जो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी। उन्होंने स्कूल्स को सेटअप करने में, मतलब लोगों के बीच में जो है स्कूलों की स्थापना करी जहाँ पर आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा को भी बढ़ावा दिया, तो जो उस समय पर बहुत कम थी। उन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की भी शुरुआत की। ठीक है, मतलब जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में था उसकी भी शुरुआत उन्होंने की, और जो वुमेन है उनके लिए भी एजुकेशन की शुरुआत की। ठीक है, उस समय पे जो नहीं दी जाती थी। इसके अलावा बात करें तो रिलीजियस रिफॉर्म्स यानी ब्रह्मो समाज, उन्होंने धार्मिक सुधार भी किए। ब्रह्मो समाज जैसे सुधार, राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। उन्होंने एक भगवान की पूजा करने और मूर्ति पूजा को छोड़ने का समर्थन किया। ब्रह्मो समाज ने धर्म और समाज के बारे में नए विचारों को फैलाया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी हिंदू सोसाइटी के लिए, ताकि उनमें चेंजेस आ सके। और वो मानते थे ब्रह्मो समाज के थ्रू कि एक गॉड, मतलब सिर्फ एक भगवान को माना जाए, और जो ये मूर्ति पूजा है, अलग अलग भगवानों की मूर्तियों की पूजा करना, वो खत्म कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसी में और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंट्रीब्यूटेड टू वुमेन्स एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं सदी का जो भारत था उसमें महिला शिक्षा में कैसा योगदान किया। ठीक है, स्पष्ट करना है। चलो, तो सबसे पहले तो उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन्स एजुकेशन को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला की शिक्षा के मजबूत वो समर्थक थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इस चीज के। ही बिलीव्ड दैट एजुकेटिंग वुमेन वाज एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। मतलब वो ये मानते थे कि महिलाओं को शिक्षित करना समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काम किया, और 19वीं सदी में बंगाल में लड़कियों के लिए स्कूल की भी उन्होंने स्थापना की। यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज, देखो राजा राम मोहन रॉय ने तो सती प्रथा को बंद किया, और हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा कि जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह करवाना चाहिए, मतलब दोबारा उनकी शादी करवानी चाहिए। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी अभियान चलाया, जो उस समय पारंपरिक भारतीय समाज में कड़े नियमों से बंधा हुआ था। ठीक है, तो विद्यासागर also campaigned for the remarriage of widows which was highly restricted in traditional India society at that time। मतलब उस समय पे ये माना जाता था कि अगर विडो की अगर इस तरीके से शादी करवा दी तो बहुत बड़ा जुर्म है। He believed that women should have the right to remarry if their husbands died। वो ये मानते थे कि जो औरतें हैं उनको दोबारा शादी करने का अधिकार होना चाहिए अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो। His efforts led to the passing of the Widow Remarriage Act in 1856 which allowed widows to marry legally। तो देखो इनके प्रयासों से क्या हुआ, 1856 में विधवा विवाह कानून पास हो गया, जिसमें विधवाओं को कानूनी रूप से अब विवाह करने की अनुमति दे दी गई, पुनर्विवाह करने की। ठीक है, थर्ड पॉइंट है राइटिंग्स एंड एडवोकेसी। विद्यासागर रोड बुक्स एंड एसेज दैट एनकरेज द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। His writings challenged traditional norms and helped spread awareness about the need to improve the status of women in society। ठीक है,
लेखन और प्रचार मतलब उन्होंने कई सारी किताबें, निबंध ये सब भी लिखा जिसमें महिलाओं की शिक्षा को महत्व दिया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। और इनके लेखन ने पारंपरिक मान्यताओं को भी चुनौती दी, समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जागरूकता फैलाने में भी मदद की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45th। एक्सप्लेन हाउ द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज रिजॉल्व बाय गांधी जी। अहमदाबाद मिल हड़ताल को गांधी जी ने कैसे हल किया, स्पष्ट करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो कैसे उन्होंने ये हल किया। द मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद डिमांडेड अ 35% वेज इंक्रीज ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस बट द ओनर्स रिफ्यूज्ड। देखो, अहमदाबाद के मजदूर जो थे उन्होंने 35% वेतन वृद्धि की मांग की थी, जिसे मिल मालिकों ने अस्वीकार कर दिया था। वो चाहते थे कि 35% उनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए। गांधी जी एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन अ पीसफुल स्ट्राइक, सत्याग्रह एंड रिमेन यूनाइटेड। गांधी जी ने मजदूरों को अहिंसात्मक हड़ताल मतलब सत्याग्रह पर जाने के लिए कहा और एकजुट रहने की सलाह दी। टू सपोर्ट द वर्कर्स एंड अप्लाई मोरल प्रेशर, गांधी जी वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक आफ्टर विच द ओनर्स अग्रीड टू वेज हाइक। ठीक है, मजदूरों के समर्थन में फिर गांधी जी ने क्या किया, उपवास किया, जिससे मिल के जो मालिक थे उन्होंने वेतन वृद्धि मान ली। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसके मुख्य सिद्धांत आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या थे। पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, मतलब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है उसका पहला ही सिद्धांत ये था कि शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक विरोध हो, मतलब शांतिपूर्ण हो, किसी से लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं करना है और हमें हिंसा भी नहीं फैलानी है, किसी के साथ मारकाट भी नहीं करनी है। ये जो था, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था ये बेस था अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर और पीसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, यानी आंदोलन अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, यानी ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार। पीपल वर अर्ज टू बॉयकॉट ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेज, कोर्ट्स, टाइटल्स एंड फॉरेन गुड्स, यानी लोगों से गांधी जी चाहते थे कि वो ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, अदालत, उनकी उपाधि जो उन्हें दी गई है, कोई अगर वहाँ उनके अंडर काम कर रहा है या विदेशी वस्तुएं जो भी उनके यूज कर रही हैं तो उन सभी का बहिष्कार कर दिया जाए। सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, यानी इनके जो असहयोग आंदोलन था इसमें इन्होंने ये भी बोला कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पे हमें विश्वास रखना चाहिए, मतलब हमारी जो इंडियन गुड्स हैं, हमारी भारतीय वस्तुएं हैं, उन पे ज्यादा प्रमोशन करो उनका। ठीक है। हैंडस्पन खादी, यानी कि जो खादी होती है जो हाथ से बनाई जाती है चरखे से, और विलेज इंडस्ट्रीज मतलब जो ग्राम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देकर हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहिए। 46th क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन द ग्लोबल पॉलिटिकल सीन, यानी वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव हमें बताने हैं, क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, तो देख लो इम्पैक्ट। सबसे पहले तो एंड ऑफ मोनार्कीज, यानी कि साम्राज्यों का पतन हुआ। द वॉर लेड टू द कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स लाइक ओटोमन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऑस्ट्रो हंगरियन एंड रशियन एंड जर्मन, एंड मोनार्कीज वर रिप्लेस्ड बाय रिपब्लिक्स। इस युद्ध के कारण ओटोमन, ऑस्ट्रो हंगरियन, रूसी और जर्मन साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गए, राजतंत्रों की जगह गणराज्य आ गए। ठीक है। राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज, इसकी वजह से नई विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे कम्युनिज्म रशिया में, फासिज्म इटली और जर्मनी में। ये सभी जो थे ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से सामने आए। ठीक है, मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण रूस में साम्यवाद आया, जर्मन और इटली में फासीवाद आया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना भी देखा था हमने, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना ही, लेकिन लीग ऑफ नेशंस फिर भी नहीं कुछ कर पाया। वर्ल्ड वॉर 2 फिर भी हो गई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। एन इंटरनेशनल बॉडी वाज फॉर्म टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर, दो इट लेटर फेल्ड। ठीक है, विश्व शांति बनाए रखने और भविष्य के युद्ध को रोकने के लिए ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई जो कि बाद में असफल रही। इसी में और में दिया हुआ है, एनालाइज द रोल ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस इन द इंटर वॉर पीरियड, यानी अंतर युद्ध काल में विश्व शांति बनाए रखने में राष्ट्र संघ की क्या भूमिका थी, लीग ऑफ नेशंस की क्या भूमिका थी वो बतानी है आपको।
चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो एम टू प्रिवेंट वॉर्स, यानी जो ये था लीग ऑफ नेशंस 1990 से 1939 तक, ये जो लीग ऑफ नेशंस था ये युद्ध रोकने का उद्देश्य इसका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1919 में लीग ऑफ नेशंस जो था वो बनाया गया था, और ये चाहता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनको शांति से सुलझाया जाए। ठीक है, फिर इनिशियल सक्सेसेस यानी प्रारंभिक सफलताएं भी मिली। इट सक्सेसफुली सेटल्ड सम माइनर बॉर्डर डिस्प्यूट एंड प्रमोटेड डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी इसने कुछ सीमित सीमा विवादों को हल किया। ठीक है, कुछ पर सीमित ही सीमा विवादों को ये हल कर पाया, बॉर्डर डिस्प्यूट को हल कर पाया। और इसने ये भी बोला कि निरस्त्रीकरण, ठीक है, मतलब आप ना जो ये आर्म्स होते हैं, मतलब ये जो हथियार होते हैं इनको छोड़ दो, और सहयोग को इसने बढ़ावा दिया। और इसके अलावा फेलियर इन मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब बड़े संघर्षों की बात आई तो ये विफल हो गया। द लीग फेल टू स्टॉप अग्रेशन बाय जापान, मंचूरिया, इटली, इथियोपिया एंड जर्मनी, शोइंग इट्स वीकनेस एंड लैक ऑफ अथॉरिटी। जापान, इटली और जर्मनी के आक्रमण को रोकने में ये असफल रहा, और इससे इसकी कमजोरी पता चल गई। ठीक है, 47th क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन करना है, 3 नंबर का है। उसके बाद 5 नंबर के स्टार्ट होंगे। गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं क्या थी ये बतानी है। सबसे पहले तो गुरु नानक मानते थे बिलीफ इन वन गॉड, एक ईश्वर में विश्वास। गुरु नानक प्रीच दैट देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल गॉड हु इज फॉर्मलेस एंड ऑल पावरफुल एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, गुरु नानक ने हमें बताया कि ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है और हर जगह विद्यमान है। इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, सभी मनुष्यों की समानता। इन्होंने बोला कि जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, कास्ट जो थी, डिस्टिंक्शन थी, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा इन्होंने बोला सभी इंसानों को समान। ठीक है, सब इंसान जो है इक्वल है, और चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। ईमानदारी, सेवा और नाम स्मरण, यानी emphasizes on honest living and service. He taught that people should earn their living honestly. कीरत करो, remember God, नाम जपो and share with others, वन चक्को, यानी कि कीरत करो, ईमानदारी से रहो। ठीक है, ईश्वर का नाम जपो, नाम जपना है और दूसरों से बांट कर खाना है, वन चक्को। तो यही इन्होंने सिखाया था गुरु नानक जी ने। 48 है आपका, डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ हड़प्पन अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। 5 नंबर का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, आप देख लो, आता ही आता है। हड़प्पा शहरी योजना और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन में मतलब पूरा बताना है। तो मेजर फीचर्स क्या थे हड़प्पन अर्बन प्लानिंग के, शहरी उनका क्या था, वेल प्लान सिटी। सबसे पहले तो यहाँ के जो शहर थे ना वो सुनियोजित नगर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे, जिनकी सड़कों को समकोण पर बनाया गया था। उन्नत जल निकासी प्रणाली, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था। कवर्ड ड्रेन्स थी, मतलब जो नालियाँ जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे नालियाँ होती हैं वो ढकी हुई थी। और उन्नत जल निकासी थी। नगर का विभाजन यानी डिवीजन इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन, यानी सिटीज जो थी वो एक सिटाडेल पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी और एक लोअर रेजिडेंशियल एरिया होता था, मतलब दुर्ग में बटा हुआ था और नीचे के आवासीय भाग में विभाजित था। पकी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। तो सोच सकते हो आप, यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब बर्न्ट ब्रिक्स भी आप कह सकते हो। यूनिफॉर्मली साइज्ड बेक्ड ब्रिक्स वर यूज इन कंस्ट्रक्शन, शोइंग एडवांस्ड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। उस समय पे भी ये बताते हैं कि उनको वास्तुकला की कितनी पहचान थी या कितनी उन्नति थी उनको, कि एक जैसी आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। सार्वजनिक भवन और अन्न भंडार, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, और अन्नागार जिसे ग्रेट ग्रैनरी भी बोलते हैं, ऐसी इमारतें संगठित नगर जीवन और प्रशासन को दर्शाती हैं। ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स और ग्रैनरीज जो थी वो दिखाती हैं कि ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लाइफ और गवर्नेंस, वहाँ पे सरकार कितनी, मतलब उस समय पे कितनी सरकार सही थी वो दिखाते हैं। ठीक है, इसी में और में दिया हुआ है, डिस्क्राइब दोज एविडेंसेस विच सजेस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वो एक्टिविटीज या वो गतिविधियां बतानी है जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के बारे में पता चलता है। चलिए, तो
एविडेंसेस जो ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, वो था सबसे पहले वेट एंड मेजर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। मतलब एक बटखरे और मापदंड, पत्थर के मापदंड हमें मिले हैं जो व्यापार और विनिमय प्रणाली का संकेत देते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड सोन वेट्स हैव बीन फाउंड सजेस्टिंग अ सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज। तो अब एक बात बताओ, ट्रेड का कैसे हो सकता है? ट्रेड में अगर वेट की बात करें तो अगर वहां पर स्टोन वेट्स थे तो इसका मतलब वो लोग ट्रेड व्यापार में कुछ ना कुछ करते ही होंगे, है ना। सील्स एंड सीलिंग भी हमें मिली है। न्यूमरस सील्स विद एनिमल मोटिव्स एंड इंस्क्रिप्शन वर यूज्ड इन ट्रेड पॉसिबली टू मार्क ओनरशिप और गुड्स। यानी कि मुद्राएं और छापे मिली हैं, पशु आकृतियों और लिपि वाली अनेक मुद्राएं हमें मिली हैं जो व्यापार में प्रयोग होती थी, जो वस्तुओं या स्वामित्व को दर्शाती थी। लोथल का गोदी घर, जो डॉकयार्ड है लोथल का, एक वेल प्लान्ड हमें डॉकयार्ड मिला है लोथल में, जो गुजरात में है फिलहाल, मतलब था, इंडिकेट्स ओवरसीज ट्रेड्स एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। डॉकयार्ड जो होता है मतलब गोदी घर, वो हमें समुद्री व्यापार का प्रमाण बताता है जो लोथल में मिला। दूरस्थ स्थानों से कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, आइटम्स लाइक लापीज लजूली जो अफगानिस्तान से आते हैं, और कॉपर जो राजस्थान से, शेल्स जो कि कोस्ट से, ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का बताते हैं, है ना। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि कैसे राजस्थान से तांबा, अफगानिस्तान से लेपिस लाजुली और तटीय क्षेत्रों से शंख यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि ये दूर दूर तक व्यापार करते थे। मनके, मिट्टी के बर्तन और शिल्प भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बीड्स, पोट्री एंड क्राफ्ट्स, डिस्कवरी ऑफ बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड फाइन पोट्री सजेस्ट थ्राइविंग क्राफ्ट एंड लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। हमें ये भी लगता है कि ये कुछ ना कुछ विदेशी व्यापार भी करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मन का निर्माण कारखाने और सुंदर बर्तनों की खोज भी मिली है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49 आ गया। एग्जामिन एनी 5 मेन कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। ठीक है, 1857 के विद्रोह के किन्हीं 5 मुख्य कारणों की परख करनी है। तो 1857 का जो विद्रोह है हर बार आता है इसका, हर बार क्या कारण थे, क्यों हुआ था? पॉलिटिकल कोज था। सबसे पहला मतलब आपका राजनीतिक कारण, ब्रिटिश की विलय नीति जैसे कि लैप्स का सिद्धांत ने झांसी और अवध जैसे अनेक राज्यों को क्रोधित कर दिया था, जिसकी वजह से एक क्रांति हुई थी। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंगर्ड मेनी इंडियन रूलर्स लाइक दोज ऑफ झांसी एंड अवध। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, हैवी टैक्सेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ क्रिएटेड वाइड स्प्रेड पोवर्टी एंड डिस्कॉन्टेंट। ठीक है, मतलब आर्थिक शोषण होने लग गया था लोगों का, मतलब ज्यादा से ज्यादा वसूली कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे। ठीक है, और पारंपरिक उद्योगों का जो है विनाश कर रहे थे, जो स्टार्टिंग से इंडिया में चलते आ रहे थे वो व्यापार खत्म कर रहे थे। धन का बाहर जाना, गरीबी और असंतोष का कारण जो थी, उसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई। सैन्य कारण भी थे, भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, मिलिट्री कॉजेस, इंडियन सोल्जर्स जो सिपाही थे उनको बहुत कम पे किया जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के मुकाबले, और उनके उनके साथ भेदभाव भी होता था। रिलीजियस और सोशल कॉजेस भी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉज, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ था। रिफॉर्म्स लाइक अबोलिशन ऑफ सती एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वर सीन एज इंटरफेरेंस इन इंडियन ट्रेडिशंस। यानी कि जैसे ही मतलब अभी आपने देखा सती प्रथा को जो है 1829 में बंद कर दिया। ठीक है, और पश्चिमी शिक्षा नीतियां जो थी, इससे भारतीय लोगों को लगा कि ये तो हमारी परंपराओं में हाथ डाल रहे हैं, मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस कारण भी, धार्मिक और सामाजिक कारण भी जो था वो भी 1857 की क्रांति का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो माना जाता है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, तत्काल कारण। यानी कि आपका इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से मेनली एक क्रांति हुई थी? द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल whose cartridges were rumored to be greased with cow and pig fat hurt religious sentiments of both Hindus and Muslims। ठीक है, मतलब इन्होंने एक एनफील्ड राइफल के कारतूस जो थे, मतलब उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी भरते थे ये लोग, जो अंग्रेज थे, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ था। ठीक है,
इसी में अथवा में दिया हुआ है कि रोल बताना है, यानी 5 की लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के कोई भी 5 प्रमुख नेताओं की भूमिका बतानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर भी था, वो डिक्लेयर उसने ही वाज डिक्लेयर्ड द सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिवोल्ट, दो ओल्ड एंड वीक हिज नेम यूनाइटेड मैनी रेबल्स। तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट, उसको विद्रोहियों ने अपना नेता घोषित किया। वे प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, शी ब्रेवली फॉट द ब्रिटिश इन झांसी एंड ग्वालियर, शोइंग एक्सेप्शनल करेज एंड लीडरशिप। ठीक है, मतलब उन्होंने झांसी और ग्वालियर में ब्रिटिशों से अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई की थी और असाधारण वीरता दिखाई थी। नाना साहिब को तो आप सभी को पता है, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। ही लेड द अपराइजिंग इन कानपुर एंड एम टू रिवाइव मराठा पावर, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और मराठा शक्ति को भी पुनर्जीवित करना चाहा। बेगम हजरत महल अवध, ठीक है, मतलब बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने जो है रिवोल्ट लखनऊ में आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड सपोर्टेड हर सन बिरजिस कद्र क्लेम टू द थ्रोन। ठीक है, अवध के विलय के बाद उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बैठाया। तात्या टोपे नाना साहिब के सहयोगी एक कुशल सेनापति थे, जिन्होंने मध्य भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। A close associate of Nana Sahib, he was a brilliant military commander who led several battles against the British in central India. अब आता है आपका ऑप्शन मॉड्यूल 6A का क्वेश्चन 50 में। ठीक है, 50 में आपको देखो वही दोबारा चॉइस मिल जाती है ऑप्शन मॉड्यूल 6B और 6A में। तो आपको या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है। एक्सप्लेन द कॉलोनियल अपैरेटस एज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया। भारत में ब्रिटिश द्वारा विकसित औपनिवेशिक तंत्र की व्याख्या करनी है। ब्रिटिश द्वारा विकसित औपनिवेशिक तंत्र क्या था? सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंट्रोल। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड और हायरार्किकल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था। मतलब उन्होंने एक केंद्रीयकृत और पदानुक्रमित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसमें गवर्नर जनरल और ब्रिटिश क्राउन सर्वोच्च थे। भारत को प्रांतों और जिलों में बांटा गया था, प्रत्येक का संचालन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया जाता था। सैन्य और पुलिस की बात करें, आर्मी और पुलिस की, तो ब्रिटिशर्स ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एक पुलिस सिस्टम जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेगा, उसको सेटअप किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स कंट्रोल करते थे, और उनमें इंडियन सोल्जर जो सिपाही थे, वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से उनको अनफेयरली भेदभाव का सामना करना पड़ा। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिटीज वो लेकर आए, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में। उन्होंने शोषणकारी भूमि राजस्व नीतियां लागू करी, जिसमें कि जो भारतीय थे उनका बहुत शोषण हो रहा था। जैसे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 की बात करते हैं, जहां पर किसानों पर बोझ पड़ा और उपनिवेशी शासकों के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित हुई। न्यायिक प्रणाली, एक अलग न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई। आपको पता है, ये भी आपने पढ़ा था पीछे ही, कि ब्रिटिश कानून जो थे, ब्रिटिशर्स के लिए अलग अलग अदालत थी, और जो इंडियंस थे, भारतीय थे, उनके लिए एक अलग अलग अदालत थी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारा कई तरीके की पॉलिसीज लाके इंडिया से ये रॉ मटेरियल ले जाते थे, और वहाँ से ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटिश में ले जाके मैन्युफैक्चर्ड गुड बना के और यहाँ पे लाके दोबारा से उसको बहुत महंगे उसमें बेचते थे। तो इन्होंने उपनिवेशी नीतियों को अपनाया। इन्होंने भारत को कच्चे माल का आपूर्ति करता, यहाँ से बहुत भारी मात्रा में कच्चा माल ले जाते, ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बना दिया। रेलवे और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण मुख्य रूप से संसाधन निष्कर्षण और उपनिवेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। ठीक है, अब इसी का 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ क्लासिकल कल्चर इज प्रिजर्व्ड एंड पास डाउन थ्रू जनरेशंस। शास्त्रीय संस्कृति किस प्रकार संरक्षित रहती है और पीढ़ियों तक चलती रहती है, स्पष्ट करना है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो कैसे चलती रहती है, क्या होता है, ये देख लो। हाउ क्लासिकल कल्चर इज प्रिजर्व्ड एंड पास डाउन। तो क्लासिकल कल्चर कैसे जो है
उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको कैसे आगे तक चलाया जाता है। एक है ओरल ट्रेडिशन, मैनी क्लासिकल कल्चर्स स्पेशली इन इंडिया वर पास डाउन ओरली, जैसे कि हमारे मौखिक परंपराएं हैं, कई सारी हमारी इतनी संस्कृतियां हैं जो विशेष रूप से भारत में मौखिक रूप से पारित होती थी। जैसे हम कहानियां सुनते हैं, महाकाव्य हैं, ज्ञान कथाएं हैं, गीत और मंत्रों के माध्यम से हमसे साझा किए जाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित किया जाता था। लिखित अभिलेख, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपकी जो आपका कल्चर है वो आपको कैसे पता चलता है। तो ऐसे ही तो पता चलता है, हम अपने दादा दादी नाना नानी इनसे कहानियां सुनते आ रहे हैं, इनसे गाने सुनते आ रहे हैं अपने कल्चर के बारे में, इनसे हम कविताएं सुनते आ रहे हैं, है ना। और रिटन रिकॉर्ड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंशियंट स्कल्पचर्स, स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, ये सब रिटन थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व की जाती थी जो कि बाद में प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, है ना। तो प्राचीन ग्रंथ हमें देखने को मिल जाते हैं, साहित्य, दार्शनिक ग्रंथ पांडुलिपियों के रूप में संरक्षित किए जाते हैं, जिन्हें बाद में मुद्रित और विस्तृत किया जाता है। रिलीजियस और कल्चरल रिचुअल्स, है ना। तो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, जैसे हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल डांसेस, म्यूजिक, रिचुअल्स, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स की बात करें, क्लासिकल नॉलेज वाज टॉट इन गुरुकुल्स, यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंश्योरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू फॉर्मल लर्निंग। क्लासिकल ज्ञान जो है वो गुरुकुलों में, विश्वविद्यालयों में, दूसरे शैक्षिक संस्थानों में दिया जाता था, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये पारित होती थी। कला और वास्तुकला की बात करें, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, तो क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स और आर्किटेक्चर्स, जैसे कि हमारे मंदिर हमें कितना कुछ सिखाते हैं हमारे कल्चर के बारे में, है ना। मस्जिद हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो ये प्रिजर्व की जाती थी और पास डाउन की जाती थी एज कल्चरल सिंबल्स एंड हेरिटेज इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन, जैसे कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं इससे प्रेरित हो। चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है 51 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको ना कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट दी गई है मैप पे, और उनको आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क करना है, ABCDE, कालीबंगन, नागेश्वर, बनावली, धोलावीरा और लोथल। ठीक है, तो पहले मैं आपको और इसके अलावा यहाँ पर कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी दिया गया है, जो बच्चे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसको भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। चलिए, पहले मैं मैप दिखा देती हूँ, तो ये रहा मैप आपका, ठीक है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा कहाँ पर है आपको पता है? अच्छा, हड़प्पा हमसे वैसे पूछा नहीं गया था, उसमें मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा में आपको बता दिया गया है। जो पूछा गया था पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लोथल पूछा गया था, लोथल आपका इधर है गुजरात में। और नागेश्वर पूछा गया था, ये भी आपको गुजरात में है। धोलावीरा भी आपका गुजरात में है। इनका एक बार देख लेना कहाँ पर है। कालीबंगन की बात करें तो ये आपका राजस्थान में है। बनावली आपका हरियाणा में है, और हरियाणा में ही राखी गढ़ी भी है। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है, और चंदूदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है। तो ये आपका पूरा जो है इस तरीके से है, देख लेना, मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। अब हम देख लेते हैं जो हमारा एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए, लेकिन हम ये कर रहे हैं जस्ट इन केस अगर आपका आ गया। विच हड़प्पन साइट इज इन प्रेजेंट डे जम्मू, यानी कि कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में जम्मू में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अखनूर। अखनूर ये आपका जम्मू में है अभी। उसके बाद है इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड। अभी हमने देखा था लोथल कौन से स्टेट में है, गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। विच हड़प्पन साइट फीचर्स द ग्रेट बाथ, तो हमने देखा था कि कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जिसमें विशाल स्नानागार हमें देखने को मिलते हैं। तो विशाल स्नानागार आपको देखने को मिलते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पर है, एक मिनट रुक जाओ, राखी गढ़ी में, ठीक है। और राखी गढ़ी हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा हरियाणा में। अच्छा सॉरी, गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, राखी गढ़ी नहीं होगा इसका आंसर, ये विशाल स्नानागार पूछ रहा है ना, सॉरी, राखी गढ़ी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है विशाल स्नानागार हमें मिलता है मोहनजो में, मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। हाँ, तो अगला, विच साइट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक बेंगल्स, हाँ इसका आंसर है राखी गढ़ी। कौन सा स्थल है जो काली चूड़ियों के लिए की खोज के लिए जाना जाता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी में ही हमें काली चूड़ियां मिलती हैं। इन विच स्टेट इज राखीगढ़ी लोकेटेड? अभी अभी आपको बताया था राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में है। ठीक है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में मिलता है। लोथल गुजरात में है। और कौन सी साइट्स हैं जो गुजरात में है, ये आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल और बाकी साइट्स आप देख लेना। चलिए, अब आपको मैं मैप के बारे में भी मैंने आपको कुछ बोला था, तो मैप देख लो। बहुत सारे मैप लेके आई हूँ, इससे बाहर शायद ही मैप आए। ठीक है, वो आपकी फिर किस्मत है, लेकिन इससे बाहर आपके लिए शायद ही मैप नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो हड़प्पा जो है ये आपका ये रहा यहाँ पर। ये आपका कौन सा है, ये आपका आ जाता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हड़प्पा, रावी, चेनाब, झेलम, यहाँ ये जो है ये सारा का सारा इन नदियों के किनारे हैं। वैसे बेसिकली जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी बोली जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी बोली जाती है। तो ये क्योंकि ये इंडस रिवर के यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगर अब बात करें राखीगढ़ी आपका इधर पड़ेगा, ये आपका हरियाणा है। बनावली और लखमीर वाला ये भी यहीं पर है। रोपर ये भी यहीं पर है। मांडा ये भी यहीं पे। मेन बता देती हूँ, कालीबंगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राखीगढ़ी पता होना चाहिए, बनावली पता होना चाहिए, हड़प्पा पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गनवेरी वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो पता होना चाहिए, ये रहा आपका मोहनजोदाड़ो। और चंदूदड़ो पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो धोलावीरा, सुरकोटड़ा ये भी आपका गुजरात में, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुंतसी ये भी आपका गुजरात में है। लोथल पता होना चाहिए, सोमनाथ पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो कई बार ना ऐसे आ जाता है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में ये रहा आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली कौन सी नदी है ये बताओ मुझे कमेंट में, मैंने पिछली आपके उसमें बताया था आपको, तो ये बताओ मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी कौन सी नदी है ये। चलिए आगे बढ़ ले। आगे आपका आ जाते हैं महाजनपद और सिटीज। तो ये आप प्लीज इनको देख लेना, महाजनपद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से थे। तो तक्षशिला यहाँ पर है, गांधार, पंचला पांचाल, कुरु, कोसाला और वाराणसी, ये सब मगध कहाँ पर है, वज्जी किधर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अवंती, उज्जैन, ये सारे महाजनपद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपका आ जाते हैं इंपॉर्टेंट किंगडम और टाउन्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट किंगडम, कुषाण कहाँ है, मथुरा, सरस्वती, कन्नौज, यहाँ पर गुप्ताज का राज था, वाराणसी, ठीक है, वाकाटाका यहाँ पर विदिशा इनकी राजधानी होती थी, शाकाज। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं जो मेजर बुद्धिस्ट साइट है, मतलब बुद्ध थे वो कहाँ कहाँ बेसिकली गए और कहाँ क्या क्या था। लुम्बिनी, ठीक है, सरस्वती, उसके बाद श्रावस्ती, बोध गया, ये इम्पोर्टेंट है। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, उसके बाद भरहूत, सांची, अजंता, नासिक, नागार्जुन कोंडा और आपका अमरावती। उसके बाद वो टेरिटरीज हैं जो कि बाबर, अकबर और औरंगजेब ने के अंडर आती थी। लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा, अम्बेर और अजमेर। और आपकी यहाँ पर देखो ये वाली जो है ये जो है स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर आगरा और पानीपत, ये आपकी बाबर के अंडर आती थी। अकबर के अंडर आपका स्टार में आएगा अंबर और अजमेर। ठीक है, और हाँ लाहौर भी बाबर के अंडर आएगी। औरंगजेब के अंडर आती थी दिल्ली। चलिए आगे बढ़े। अब आपका नेशनल मूवमेंट के सेंटर्स बता दिए हैं मैंने, लाहौर, अमृतसर, जो मतलब मेन नेशनल मूवमेंट हुए तो वो सारे बता दिए हैं। चौरी चौरा यहाँ पर, चंपारण यहाँ पर, बनारस यहाँ पर है, अहमदाबाद, खेड़ा, बरदोली, दांडी, बॉम्बे में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी आपने 1857 का विद्रोह देखा, जो मेन सेंटर्स थे उसके ये हैं। सिर्फ इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन पे बस एक बार नजर फेर लेना। तो ये सारे आपका हो जाता है यहाँ पर एंड। आई होप आपको ये पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी वीडियो। सेक्शन बी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल टीएच क्लासेस को ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि कैसी लगी आपको वीडियो, उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब हाँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो बता देना भाई, क्या जाता है एक कमेंट करने में। सो दिस वाज ऑल योर वीडियो एंड अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और बहुत अच्छा करके आना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बस।